70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने, आप तय करिए, ये आपका चुनाव है। कितने चुनाव हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके आप लड़वाएंगे, आप तय करिए। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है कि अगर आप गहराई से नहीं सोचेंगे, आप जागोगे नहीं, तो ये देश खाई में चले जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रियंका गांधी के इस जवाब के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र का झूठा मुद्दा छोड़ देंगे या इसी पर बने रहेंगे? संपत्ति के बंटवारे पर राहुल गांधी के जवाब के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को छोड़ देंगे या इसी पर कायम रहेंगे? क्या बीजेपी राहुल गांधी के मुद्दों और कांग्रेस के मैनिफेस्टो से इतना परेशान हो गई है कि उसके पास एक ही काउंटर बचा है, झूठ और नफरती भाषण का? आखिर प्रधानमंत्री मोदी कब तक और कितने चुनावों में इसी बात पर चुनाव लड़ेंगे कि हिंदू को मंदिर जाने से रोका जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, मंदिर का विकास कर दिया। अजीब सा मजाक बनता जा रहा है उनका भाषण, कई बार खतरनाक भी। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाले भाषण पर कर्नाटक की रैलियों से जवाब दिया है और असली मुद्दों पर आकर बहस करने की चुनौती दी है, वह देश के कोने कोने में, या कहिए तो वहां नहीं पहुंचेगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान पहुंचा दिया गया है। देखना होगा कि प्रियंका के जवाब को गोदी मीडिया ने विस्तार से जगह दी है या नहीं। अगर प्रियंका गांधी के इस भाषण को भी गोदी मीडिया जगह नहीं देता तो साफ है कि वह बहाने बनाता है कि विपक्ष के भाषण में कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में ही सब कुछ होता है, जबकि राहुल और प्रियंका के जवाब ने और उनके उठाए हुए मुद्दों ने नरेंद्र मोदी की भाषण क्षमता को एक्सपोज कर दिया है। एक छवि जो बनाई गई थी कि वे बेजोड़ वक्ता हैं, वो छवि अब उतर गई है। अब पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण में अगर झूठ ना हो, नफरत ना हो और आधा अधूरा सच ना हो तो उनका भाषण टिक ही नहीं सकता। कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। हम इस वीडियो में सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस टैक्स वाले बयान पर भी चर्चा करेंगे, जिसे लेकर प्रधानमंत्री ने आक्रामक रुख अपनाया है। उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। जयराम रमेश ने विस्तार से बताया है कि किस तरह 2014 में और 2017 में बीजेपी के ही नेता इस टैक्स की बात करते रहे हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले मंगलसूत्र के मसले को हम खत्म कर लेना चाहते हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर झूठ क्यों बोला? प्रियंका गांधी के प्रहार के बाद भी उनका जवाब नहीं आया। आना चाहिए था, बताना चाहिए था कि मंगलसूत्र का मुद्दा उन्हें मिला कहां से। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो लिखा नहीं है, फिर किसने बताया? कितने लोगों ने कहा कि मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों का देश की संपत्ति पर पहला अधिकार होगा, लेकिन अभी तक बीजेपी के नेता इस झूठ को दोहराए जा रहे हैं। क्या मंगलसूत्र पर अपने झूठ को दोहराना बंद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? हमने इंटरनेट पर इतना टाइप किया कि मंगलसूत्र छीन लिया गया तो कई शहरों से अनेक खबरें निकल आईं, बीजेपी के राज्यों से भी और विपक्षी दलों के राज्यों से भी। प्रधानमंत्री का जो हाल है, किसी दिन विपक्ष के राज्य में जाकर कह देंगे कि यहां पर माताओं के मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं है। क्या पता किसी दिन ये जनाब जेब कट जाने की घटना को भी हिंदू मुसलमान से जोड़ दें। अब यही बाकी रह गया है। 24 अप्रैल को गाजियाबाद में एक महिला का मंगलसूत्र छीन लिया गया और 24 मार्च को भी एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीना गया। 18 अप्रैल को एक महिला रील्स बना रही थी कि गुंडों ने बंदूक दिखाकर उसका मंगलसूत्र छीन लिया। 8 मार्च को महिला दिवस के दिन एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया गया। ये गाजियाबाद की खबरें हैं। खबरें तो इस तरह की भी मिलती हैं कि महिलाएं भी मंगलसूत्र चुराने में मास्टर हो चुकी हैं। जून 2022 में मध्य प्रदेश में ग्वालियर के एक मेले में एक ही समय में 6 महिलाओं के मंगलसूत्र
मंगलसूत्र चोरी हो गए तब शिवराज सिंह की सरकार थी। अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें कई महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी हो गए। इस मामले में 13 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। जून 2023 में मध्य प्रदेश के खिलचीपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कलश यात्रा में 3 दर्जन महिलाओं की सोने की चेन व मंगलसूत्र चोरी हो गए। मतलब बीजेपी के राज में कलश यात्रा में मंगलसूत्र चोरी हो गए। क्या प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह का इस्तीफा ले लिया? गुजरात में भी मंगलसूत्र और सोने की चेन छीने जाने की खूब सारी घटनाएं होती हैं। वहां तो राज्य सरकार ने तंग आकर कानून बना दिया कि चेन छीनने की घटना में जो भी गिरफ्तार होगा 10 साल तक की सजा मिलेगी। तो क्या वहां यह घटना बंद हो गई? सितंबर 2022 में ही अहमदाबाद में एक महिला का 1,60,000 का मंगलसूत्र चोरी हो गया। पिछले ही साल नवंबर में दिवंगत भाजपा नेता अशोक भट्ट की बेटी की चेन उस समय चोरी हो गई जब वे सड़क पर टहल रही थीं। यह घटना अहमदाबाद की है। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि 10 साल में उनकी सरकार में कितने युवाओं को नौकरी दी गई? कांग्रेस ने कहा सत्ता में आए तो 30 लाख सरकारी भर्तियों को पूरा करेंगे। मोदी बता दें कि वे क्या करेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि अग्निवीर योजना समाप्त कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि अग्निवीर पर वे क्या सोचते हैं। क्या आपने उन्हें इस चुनाव में अग्निवीर पर बोलते सुना है? उनकी योजना है, अगर वो इतनी अच्छी है तो पब्लिक में बोलकर दिखाएं, राजस्थान में बोलकर दिखाएं कि अग्निवीर से बेस्ट योजना कुछ भी नहीं। 2020 के बाद से इस चुनाव में अनेक चुनाव हुए, हर चुनाव में मुफ्त अनाज योजना के भरोसे मैदान में गए। कितने चुनाव में इस एक योजना का लाभ लिया गया? गोदी चैनलों पर मोदी मोदी करने से देश का पेट नहीं भर जाता है। आप टीवी चलाओ, क्या बातें देखते हो? क्या देखते हो कि कौन सी पार्टी आपके लिए कौन सा स्कीम ला रही है? क्या आप देखते हो कि कौन सी पार्टी किस तरह से रोजगार बनाएंगे आपके लिए, किस तरह से आपको मजबूत बनाएंगे? नहीं। आप देखते हो कि पीएम कह रहे हैं हमें 400 पार कर दो, हम संविधान को बदल देंगे, हमें 400 सीट दो। कभी कहेंगे कि मुझे गाली दे रहे हैं, कभी धर्म की बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे, लेकिन आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी समस्याएं हैं, उसकी बात नहीं होती। Is this what you deserve? One of the most qualified cities in the world. You have exported technology, innovation, manpower, everything, and you deserve this in your election. That this should be the discussion. प्रधानमंत्री मोदी को एक ही पिच पर लगता है चुनाव लड़ना आता है, एंटी मुस्लिम पिच। कम से कम यही बता दें कि वे हिंदू युवाओं को कैसा रोजगार देना चाहते हैं, उनके राज में हिंदू युवाओं को किस तरह का रोजगार मिला है, हिंदू युवा अग्निवीर बनकर कितना खुश रहेंगे। बता दें कि हिंदू युवाओं में बेरोजगारी कितनी है। जब इसी की राजनीति करनी है तो इसी की बात करें, हिंदू युवाओं की बात करें, उनके फायदे की बात करें। जिस राजस्थान में वे मंगलसूत्र और हनुमान चालीसा की बात कर रहे थे, वहां तो सबसे अधिक बेरोजगारी है। हर किसी को दिख रहा है कि आज संवैधानिक संस्थाओं की क्या हालत हो गई है। जब संस्थाएं ही नहीं बची हैं तो संविधान को लेकर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? बीजेपी संविधान के खतरे के मुद्दे से घबरा गई है। बयान आने लगे हैं कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा, लेकिन संविधान को खतरा सिर्फ इसी एक सवाल से नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC की साउथ एशिया ब्यूरो चीफ अवनी डायस ने जानकारी दी है कि उन्हें पिछले हफ्ते अचानक भारत छोड़ना पड़ा
क्योंकि उन्हें वीजा का एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया कि उन्होंने अपनी पत्रकारिता में सीमा पार कर दी है, इसलिए ऐसा किया गया है। सरकार ने सूत्रों के हवाले से इस बात का खंडन किया गया है। तो पत्रकारों को सीमा के भीतर रहने की हिदायत दी जा रही है। ये जो चुनाव है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका लक्ष्य है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। मैं महाराष्ट्र को, बाकी देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को कोई भी, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। संविधान के खतरे को समझने की जरूरत है। हाईकोर्ट का जज रिटायर हुआ, अगले दिन भाजपा में चला गया। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए, राज्यसभा सांसद बना दिए गए। किसी को पता नहीं चला किस लिए बनाए गए। आज तक जनता उन पर संदेह कर रही है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है। कई लोगों को बिना सबूत के 6-6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। पत्रकार जेल में डाल दिए गए। विपक्ष के 100 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो संविधान को खतरा कई तरफ से है। केवल यही खतरा नहीं है कि आरक्षण खत्म कर देंगे या आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की क्या हालत है यह भी देखिए। बीजेपी इस पर ठीक से बहस नहीं करती, लेकिन आरक्षण पर बोलकर तुरंत धर्म और हनुमान चालीसा पर चली आती है। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को अपने ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर इतना सा भरोसा नहीं है कि मुद्दों की बात करके चुनाव लड़ा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने शुरू किया अपना घिसा पिटा काम, ध्रुवीकरण का, किसी को विलेन बनाना, डर फैलाना, संशय करना, भ्रम करना। और उनकी दो रुपल्ली की ट्रोल आर्मी ने, बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री ने फिर वही शुरू किया। बयान की काट छाट करो, इधर का उधर लगाओ, भ्रम फैलाओ। राहुल जी ने कहा दलित, राहुल जी ने कहा आदिवासी, राहुल जी ने कहा पिछड़े, राहुल जी ने कहा सामान्य वर्ग के गरीब, राहुल जी ने कहा माइनॉरिटी। सब कुछ हटा दो, सिर्फ माइनॉरिटी रहने दो। मतलब आदत से बात जब इंसान नहीं आता है तो उसको क्या कहा जाए, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। सारी राजनीति इसी पर टिकी है कि विपक्ष को विलन बनाया जाए, बताते रहा जाए कि देश के लिए अगर कुछ भी बुरा है तो केवल विपक्ष है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि किसी की संपत्ति लेकर किसी को दे दी जाएगी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया कि 1% लोग ही अमीर होते जा रहे हैं, बीजेपी ने इसे कुछ और रूप दे दिया, जैसे मिडिल क्लास की संपत्ति लेकर राहुल गांधी किसी को बांट देंगे। 80 करोड़ लोग, गरीब लोग फ्री अनाज पर जी रहे हैं। उनके पास है क्या जो राहुल गांधी और कांग्रेस उनकी संपत्ति किसी और में बांट देंगे। बल्कि कांग्रेस ने तो कहा है कि हर गरीब परिवार की एक महिला को साल में 1 लाख बटेगा। तो यह गलत कैसे है? इसमें एक पॉलिटिकल डायरेक्शन है। पॉलिटिकल डायरेक्शन आपने मैनिफेस्टो में अच्छी तरह देख लिया है। आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है। उसमें एक्सरे है और उसमें जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा
ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है। थोड़ा सा हमने कैलकुलेट करके 16 लाख करोड़ रुपए नहीं दिया, कैलकुलेट करके हमने जो हमें लगा, जो न्याय हमें लगा कि इतनी मदद करनी चाहिए, हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया है। राजस्थान के टोंक में ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक और झूठ बोला था कि कांग्रेस बाजरे से लेकर दीवारों का एक्सरे कराएगी और लोगों की संपत्ति बांट देगी। राहुल गांधी ने आज फिर से उस एक्सरे का मतलब बता दिया, लेकिन सवाल है कि राहुल की यह बात विस्तार से किसी अखबार में तो नहीं छपेगी, कोई चैनल पूरी तरह तो नहीं दिखाएगा, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह झूठ पूरा का पूरा छाप दिया गया और दिखाया गया, घर घर पहुंचा दिया गया। मैं आपसे कहूं कि देखिए, इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी चाह सकता है। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बने, जो भी जैसे भी आप कहना चाहो। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, चाइना से मुकाबला करना चाहते हो, तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। अगर आप 90% की शक्ति का प्रयोग ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जात ही नहीं है। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर और गरीब। ठीक है, अगर आप यह बात मानते हो कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, अमीर और गरीब, तो मैं आपसे कहता हूं कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी मिल जाएंगे। और अमीरों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यह मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह आप बात समझ लीजिए। यह अब मेरा लाइफ का मिशन है। यही वो एक्सरे की बात है जो राहुल गांधी कराना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस एक्सरे को अलग ही मोड़ दे दिया है और कहा है कि कांग्रेस बाजरे का एक्सरे करेगी, दीवारों का एक्सरे करेगी। बाजरे का?
जाति की गणना वाले एक्सरे से बीजेपी को असहमति हो सकती है, तो बीजेपी को अपना पक्ष रखना चाहिए कि इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। सरकारें सर्वे तो कराती ही हैं, आर्थिक सामाजिक सर्वे होता ही है, तो फिर आर्थिक सर्वे को लेकर भूत क्यों खड़ा किया जा रहा है? खुद क्यों नहीं बीजेपी बताती है कि जनगणना अभी तक क्यों नहीं कराई गई? आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है, तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। प्रधानमंत्री मोदी को झूठ बोलने से तुरंत रोकना होगा। चुनाव आयोग अगर नहीं रोक सकता है तो जनता को रोकना होगा। उनसे अपील कीजिए कि काम पर चुनाव लड़िए। आप काम करने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, मंदिर बनवाने के लिए नहीं। मंदिर तो इस देश की जनता जब तब जहां तहां अपने सामर्थ्य से भव्य और विशाल बनवा लेती है। यह प्रधानमंत्री का काम नहीं है। धर्म की बात करते हैं लेकिन झूठ भी बोलते हैं। कई बार साफ साफ झूठ बोलते हैं, तो कई बार किसी राज्य की घटना को उठाकर उसे धर्म के खतरे से इस तरह जोड़ देते हैं और एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर देते हैं जिसका सच्चाई से वैसा नाता कभी नहीं होता। मोदी हमेशा ही अपना नैरेटिव धर्म की असुरक्षा की बुनियाद पर खड़ी करते हैं। कभी भी महंगाई, रोजगार, शिक्षा पर विपक्ष को नहीं ललकारते। अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष को क्यों नहीं ललकारते, बहस की चुनौती नहीं देते। आप जानते हैं मोदी राज में एक और खतरनाक खेल शुरू हुआ। अपराध की घटनाओं को भी सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा। जैसे ही किसी अपराध की घटना में आरोपी मुसलमान होता है, सरकारी एजेंसियां दौड़ भाग करने लग जाती हैं। केंद्र की एजेंसियां राज्यों में जाने लगती हैं। गोदी मीडिया उसका लगातार कवरेज करता हुआ धर्म का रक्षक बन जाता है, जबकि उसी तरह के अपराध में हिंदू अपराधी भी उतना ही विभत्स होता है, इस पर चुप रह जाता है। इस थर्ड क्लास मीडिया से पत्रकारिता के धर्म की रक्षा नहीं हो सकी और यह नफरत फैलाने के लिए दिन रात आपके बीच धर्म का रक्षक बना फिरता है। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने सवाई माधोपुर की सभा में हनुमान चालीसा को लेकर क्या कहा है। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में
आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मानपूर्वक निमंत्रण दे और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाइयों। सोचिए, मार्च महीने की घटना है, सुदूर कर्नाटका की, और बात कर रहे हैं कहां? राजस्थान के सवाई माधोपुर में। वहां बात करनी चाहिए अग्निवीर योजना की, तो बेंगलुरु की अपराध से संबंधित एक मामूली घटना की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के चेले चपाटी हनुमान चालीसा पढ़ने पर पीटेंगे। चेले चपाटी, ये पीएम की भाषा है। क्या लोगों ने नहीं देखा कि इस देश में गौ रक्षा के नाम पर कितना हुड़दंग हुआ, कितने मुस्लिम लड़के मार दिए गए? क्या हुआ? क्या आप नहीं जानते? इन कथित गौ रक्षकों को किस राजनीतिक विचारधारा के तमाम संगठनों ने बढ़ावा दिया और किस दल की सरकार ने बचाया? कौन नहीं जानता है? कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब मुस्लिम युवकों को धार्मिक नारे लगाने पर मजबूर किया गया और पीट पीट कर मार दिया गया। क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया, आह्वान किया कि ऐसा करना हिंदू चरित्र नहीं होना चाहिए, हिंदू युवकों को दंगाई बना देगा, मत कीजिए, इससे हिंदू धर्म की बदनामी हो सकती है? इसी जहर ने चेतन सिंह को हत्यारा बना दिया। उसने चलती ट्रेन में 3 लोगों को गोलियों से भून दिया, जिसमें एक हिंदू भी था और बाकी मुसलमान। इनके एक मंत्री थे जयंत सिन्हा, एक ऐसे मामले के आरोपी को जमानत से छूटने पर माला पहना रहे थे। अपना रिकॉर्ड इनका क्या है खुद भी बता देते। कर्नाटका के जिस मामले का उदाहरण प्रधानमंत्री ने दिया है, उस केस में जब हनुमान चालीसा बजाने वाले व्यक्ति ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई, तब एफआईआर के बाद सुलेमान, शाहनवाज और रोहित और तरुण नाम के युवकों की गिरफ्तारी भी हुई। निश्चित रूप से यह सांप्रदायिक मामला नहीं लगता है, वरना रोहित क्या कर रहा था और तरुण का नाम क्यों आया? और कार्रवाई तो हुई भी। इस घटना के बारे में ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने मार्च के महीने में ही लिखा था कि डीसीपी ने कहा है कि 6 आरोपियों में से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। जब पूछा गया कि क्या हनुमान चालीसा के कारण ऐसा हुआ है, तब डीसीपी ने कहा कि लिखित शिकायत में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन हम जांच कर रहे हैं। बाद में एक चैनल से बात करते हुए मुकेश ने कहा कि हनुमान चालीसा चलाने के कारण उसे पीटा गया। प्रधानमंत्री को बाकायदा उदाहरण देना चाहिए, मिसाल देनी चाहिए कि क्या कर्नाटका की घटना में जो आरोपी हैं उन्हें कांग्रेस सरकार बचाने के लिए लगी हुई थी। उन आरोपियों में से कुछ हिंदू भी हैं, वो कैसे हुआ? फिर वे इसे सांप्रदायिक रूप कैसे दे रहे हैं? क्या इस घटना से मान लिया जाए कि कर्नाटका में हनुमान चालीसा का पाठ गुनाह हो गया है? यह पटना का महावीर मंदिर है, 1948 से है। इस मंदिर का विकास 1983 से 85 के बीच शुरू होता है, जब बिहार में कांग्रेस की ही सरकार थी। उसके बाद से बिहार में हर किसी की सरकार रही है, लेकिन यह मंदिर यहां आने जाने वाले लोगों के सहयोग के दम पर विस्तार पाता रहा। किशोर कुणाल ने इस मंदिर में जमा हुए पैसे से कैंसर का अस्पताल भी बनाया। आज प्रधानमंत्री के भाषण को सुनकर लगता है कि उनके बाद ही लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है। अगर वे प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ बंद हो जाएगा। मोदी के बाद ही उन्हें चालीसा कंठस्थ हुई है, कल को कोई यह भी यकीन दिला देगा। आप देश में कहीं भी जाइए, आपको हनुमान मंदिर की कोई कमी नहीं मिलेगी। जगह जगह लोग अपने सहयोग से मंदिर बना लेते हैं और पाठ करते रहते हैं। किसी ने इन मंदिरों को पार्टी या किसी सरकार की नज़र से नहीं देखा, लेकिन मोदी चाहें तो यह भी लोगों को यकीन दिला दें कि उनके आने के बाद ही वे हिंदू हुए हैं और वे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। दिल्ली आईएसबीटी के पास हनुमान मंदिर कितना लोकप्रिय है और कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है, वहां लोगों का तांता ही लगा रहता है। बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जब तक कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में चले जाया करते थे। कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि फलाने की सरकार आई तो हनुमान मंदिर में जाने से किसी को रोक दिया गया या चालीसा का पाठ रोका गया। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषणों से इस तरह के संकेत निकलने लग जाते हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी राजनीति के लिए लगातार आपकी आस्था को कुरे देते रहते हैं। एक पल कहेंगे देश सुरक्षित है, अगले पल इस तरह से कहेंगे कि जैसे उसी देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है और तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक वे प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी हनुमान भक्त हैं, मंदिरों तीर्थों की परिक्रमा करते रहते हैं। लेकिन मोदी कर्नाटका की एक घटना को किस तरह मोड़ देते हैं कि हनुमान चालीसा करने वालों को पीटा जाएगा।
क्या प्रधानमंत्री मोदी भूल गए हैं कि रामनवमी की जुलूसों को राजनीतिक रंग दिया गया, तनाव पैदा करने का जरिया बनाया गया, मस्जिद के सामने जोर जोर से डीजे बजाने की परंपरा शुरू हुई। यूट्यूब पर जाकर देखिए ऐसे कितने धार्मिक गाने बने हैं जिसमें दूसरे धर्म को ललकारा जा रहा है। यह सब कब हुआ? 2014 के बाद से। क्या यही धर्म की पहचान है और उसका सुंदर रूप है? इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कभी नहीं कहा कि यह सब मत करो। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के नाते अब इनके पास यही काम रह गया है कि कहां मंदिर बनेगा, कहां चालीसा का पाठ होगा। क्या ये सब काम आम भारतीय उनके पहले और सैकड़ों साल से नहीं कर रहा है? आपको एक इमेज दिखाई गई, रोज दिखाई जाती है टीवी पे, सुपरमैन की इमेज। मिले आपको महंगाई मैन। आपको सुपरमैन की इमेज दिखाई गई, लेकिन मिले आपको महंगाई मैन जिन्होंने सिर्फ आपकी महंगाइयां बढ़ाई। दरअसल सच्चाई यह है कि इन 10 सालों में सरकार आपके लिए नहीं चली। चाहे आपको टीवी पे, होर्डिंग्स पे, मीडिया कुछ भी दिखाए, सच्चाई ये है जो आप जी रहे हैं। सच्चाई ये है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक साक्षात्कार में अमेरिका में संपत्ति के पुनर्वितरण के बारे में बयान दिया है, जिसे लेकर भाजपा ने फिर से कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी को लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। पित्रोदा ने अपने साक्षात्कार में अमेरिका में इनहेरिटेंस विरासत कानून के बारे में बताते हुए कहा है कि वहां जब किसी की मौत होती है तो उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार को जाता है, जो उसे आगे लोगों में देती है। अगर किसी के पास $100 मिलियन हैं तो 45 मिलियन बच्चों को मिलेंगे। ये एक दिलचस्प कानून है। इसमें कहा गया है कि आपने अपने जीवन में इतना धन इकट्ठा किया है और अब आप जा रहे हैं तो आधा हिस्सा जनता के लिए छोड़कर जाइए। पित्रोदा आगे कहते हैं कि भारत में ऐसा नहीं है। अगर 10 अरब की संपत्ति लेकर कोई मरता है तो सारी संपत्ति बच्चों को मिलती है, जनता को कुछ नहीं। इसलिए जब हम धन के आवंटन की बात करते हैं तो नई तरह की बातों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में है, ना कि सिर्फ अति अमीर के हित में है। अपने बयान में पित्रोदा ने साफ रूप से अत्यधिक रूप से अमीर लोगों का उदाहरण दिया है, ना कि आम लोगों का। यह और बात है कि वे भी इस मामले में तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, क्योंकि अमेरिका में ऐसा कानून सिर्फ 6 प्रांतों में लागू है, केंद्र के स्तर पर नहीं है। इसमें भी यह टैक्स बहुत अमीर लोगों पर लगता है, आम साधारण लोगों पर नहीं। कांग्रेस से जुड़े नेता बीच बहस की दिशा मोड़ने में उस्ताद रहे हैं। सैम पित्रोदा को इस चुनाव के बीच में इंटरव्यू देना था, और वो भी ANI को जानते हुए भी। उनका अधिकार है। अगर वे यह नहीं बोलते तो उनका इंटरव्यू ना तो कहीं चलता ना कोई देखता। खैर, जब बोल दिया है तो कंफ्यूजन भी बढ़ गया। जयराम रमेश को सारा काम छोड़कर सफाई देनी पड़ी, उनके बयान से किनारा करना पड़ा और कहना पड़ा कि पार्टी के मैनिफेस्टो में इस तरह की कोई बात नहीं है। इसके अलावा जयराम रमेश को यह भी रिसर्च लेकर सामने आना पड़ा कि किस तरह से 2014 में, 2017 में बीजेपी के नेता इसी इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते रहे, इसकी वकालत करते रहे। लिहाजा ये जो मुद्दा है वो उल्टा बीजेपी पर भारी पड़ गया। लेकिन होगा क्या? प्रधानमंत्री मोदी का जो हमला है वही जनता के बीच जाएगा। जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया है, जो बयान जारी किया है, वो जनता के बीच नहीं पहुंच सकेगा। सैम पित्रोदा जाने माने व्यक्ति हैं और लाखों लोग दुनिया भर में उनको अपना गुरु, मित्र, मार्गदर्शक मानते हैं। मैं भी उनको कई साल से उनके साथ में काम कर चुका हूं। वो भारतीय राष्ट्रीय ओवरसीज नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं। जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय, उनकी राय है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं है। अभी अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, यह सनसनीखेज रूप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों के द्वारा, क्योंकि ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री चिंतित हैं, भौखलाए हुए हैं। वो हमारे न्याय पत्र को एक सांप्रदायिक रंग देते आ रहे हैं और ऐसे टिप्पणियों को लेकर बेमतलब के इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पर। ये एक जानबूझकर उनकी रणनीति है, क्योंकि उनका हारना तय हो गया है। वो जानते हैं उनको बहुमत मिलने वाली नहीं है। पहले चरण में उनका प्रदर्शन दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ हो गया है, और यही अगले चरणों में भी दोहराया जाएगा। तो ये सब
असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। खैर, पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी ने अपनी तरफ से मोड़ दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर क्यों झूठ बोला? उसमें तो ऐसी कोई बात है नहीं कि 2 घर है तो 1 घर किसी और को दे दिया जाएगा। मैनिफेस्टो में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है, और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है, तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, 1 वापस दो, सरकार को दे दो। सैम पित्रोदा ने कहा है कि मेरे एक उदाहरण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैंने केवल यही कहा है कि इस तरह के मुद्दों के बारे में बात होनी चाहिए, इसका किसी पार्टी की नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पित्रोदा को उसी दिन इसी तरह का बयान देने की जरूरत क्या थी कि उनकी पार्टी मुसीबत में फंस जाए और बीजेपी को मुद्दा मिल जाए। पित्रोदा की सफाई कांग्रेस के लिए भारी पड़ गई। वैसे सैम पित्रोदा का बयान ना भी आता तो भी बीजेपी संपत्ति के बंटवारे के मुद्दे को खड़ा कर चुकी थी, इस पर झूठ बोल चुकी थी। जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ बोला तब तो सैम पित्रोदा का बयान नहीं आया था। राहुल गांधी ने आज फिर से इस पर अपना पक्ष रखा, बताया कि नरेंद्र मोदी ने जिन 22 लोगों को 16 लाख करोड़ ट्रांसफर किए हैं, यानी कर्जा माफ किया है, कांग्रेस पार्टी उसमें से थोड़ा सा पैसा वापस लाकर 90% लोगों में बांट देगी। जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है। थोड़ा सा। सैम पित्रोदा के बयान में जिस विरासत कर का जिक्र हुआ है उस पर जयराम रमेश ने विस्तार से बताया है कि इनहेरिटेंस टैक्स लागू करने की कांग्रेस की कोई योजना नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में स्टेट ड्यूटी को खत्म कर दिया था। वास्तव में यह मोदी सरकार ही है जो ऐसा करना चाहती है। पहला तथ्य, मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह 2014 में इनहेरिटेंस टैक्स लागू करना चाहते थे। Which is why we need estate taxes, so that we take away at least 50 or 55% of the advantage that dynastic business people already have right now. So it's about leveling the playing field and creating opportunity. दूसरा तथ्य, 2017 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि मोदी सरकार इनहेरिटेंस टैक्स को फिर से लागू करने जा रही है। तीसरा तथ्य, 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनहेरिटेंस टैक्स की प्रशंसा करते हुए कहा था, पश्चिमी देशों में इस तरह के टैक्स से अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को काफी मात्रा में अनुदान मिलता है। चौथा तथ्य, ऐसी न्यूज रिपोर्ट सामने आई है कि मोदी सरकार केंद्रीय बजट 2019 में इनहेरिटेंस टैक्स पेश करेगी। यह आप पर है प्रधानमंत्री जी, इस मुद्दे पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? यह मुद्दा तो है, क्या 1% लोगों का भारत रहेगा? 90 के दशक के बाद से भारत में असमानता बढ़ी है, अमीर ही अमीर हुए जा रहे हैं। क्या इस पर पुनर्विचार नहीं होना चाहिए? मोदी के राज में यह प्रक्रिया और तेज हुई। खुद को गरीबों का नेता बताते हैं तो मोदी के राज में गरीब को अमीर होना चाहिए, मगर 80 करोड़ लोग फ्री अनाज के लिए मुहताज हो गए। लेकिन गरीबों के कल्याण की बात को लेकर मिडिल क्लास को डराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को गरीब बताते हैं, निरंतर गरीब हैं। वे दुनिया के पहले ऐसे गरीब हैं जो 25 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। वे दुनिया के पहले ऐसे गरीब हैं जिनके राज में करोड़ों लोग तो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, यही दावा कर रहे हैं, मगर खुद वे गरीबी की स्मृतियों से बाहर नहीं आ सके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गरीबी पर भी इस देश में ठीक से बहस होनी चाहिए। सैम पित्रोदा की बातें गलत हो सकती हैं, आलोचना होनी चाहिए, मगर उससे भी बड़ा खतरनाक है प्रधानमंत्री का झूठ बोलना, भाषणों में नफरती बातों का टोन पैदा करना। यह सब अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।